अब हम समझने वाले हैं मिरेज के बारे में कि गर्मी के दिन में हम लोग को सरफेस पर पानी जैसा चमकता हुआ क्यों दिखाई देता है, उसके पीछे का रीज़न समझते हैं। यहाँ हम मान लेते हैं कि हम किसी जगह पे कहीं जा रहे हैं और ये हमारा हाईवे है और उसके सामने में कोई बड़ा सा पेड़ या फिर बिल्डिंग है, तो पेड़ बनाने का कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा पेड़। एज्यूम करें कि ये हमारा एक बड़ा सा पेड़ है। तो अगर नॉर्मल दिन में हम इसको देखेंगे, नॉर्मल दिनों में अगर इस पेड़ को देखने जाएंगे तो ये जो लाइट है सीधा ऐसे आएगा, इससे इधर लाइट आएगा सीधे और ये भी इस डायरेक्शन में सीधा आएगा। इसमें नॉर्मल दिनों में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गर्मी के दिन में होता क्या है, ये जो हमारा अर्थ है ये गर्म हो जाता है और गर्म हो जाएगा तो यहाँ डेंसिटी कम होता है एयर का, यहाँ उधर ज़्यादा डेंसिटी और ज़्यादा डेंसिटी, और डेंसिटी अधिक होने की वजह से ये डेंसर मीडियम हो जाता है और ये हमारा रेयरर मीडियम हो जाता है जैसे जैसे गर्म होता जाता है हमारा अर्थ का सरफेस। तो अब देखते हैं कि हम लोग को यहाँ पानी जैसा क्यों दिखाई देता है। इसके लिए हम लोग चलते हैं गर्मी के दिनों में, इन समर डेज। गर्मी के दिन में हम क्या देखेंगे कि हमारा जो एयर है वो लेयर बाय लेयर बिल्कुल डेंसर मीडियम और रेयरर मीडियम के रूप में बटा हुआ रहता है। जैसे कि एक लेयर यहाँ पे हो गया, इधर हमारा रेयरर मीडियम ये डेंसर, फिर ये इधर रहेगा ये रेयरर ये डेंसर, पूरी तरह से ये परत बाय परत बना हुआ रहेगा, ये इस तरीके से रहेगा। तो इससे होगा क्या, अगर हम इधर से कहीं से देखने वाले हैं तो सबसे पहले हमारा लाइट इंसिडेंट होगा इस डायरेक्शन में, इससे आने वाला लाइट क्या होगा इस डायरेक्शन में आएगा, तो ये हमारा इंसिडेंट लाइट हो गया। अब जैसे यहाँ इस इंटरफेस पे पहुँचेगा तो किधर जाएगा, उसके लिए नॉर्मल खींचना होगा, ये हमारा हो जाएगा एंगल आई। ये है हमारा डेंसर मीडियम और ये है हमारा रेयरर मीडियम। तो क्या होगा, जब लाइट डेंसर से रेयरर की ओर जाती है तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से थोड़ा दूर हटेगा। फिर दूसरे केस में यहाँ और थोड़ा दूर हटेगा, इस केस में और थोड़ा दूर हटेगा। तो इस तरीके से होगा क्या, लाइट दूर हटते हटते इस डायरेक्शन में कहीं आएगा और ऐसा एक कंडीशन आ जाएगा जहाँ पे लाइट का एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से अधिक हो जाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, क्रिटिकल एंगल से अधिक, और अगर क्रिटिकल एंगल से अधिक है तो रिफ्रैक्ट होगा ही नहीं, लाइट क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो लाइट हमारा ऐसे आते आते रिफ्लेक्ट हो जाएगा इस डायरेक्शन में, ये हमारा रिफ्रैक्ट होगा इस डायरेक्शन में। और बार बार यहाँ भी हर एक लेयर है एयर का, यहाँ हर एक पॉइंट पर ये रिफ्रैक्ट हो रहा है। तो इस तरीके से ये रिफ्रैक्ट के बाद अब रिफ्लेक्ट होते जाएगा, फिर यहाँ रिफ्रैक्शन भी होगा। अगर दूसरा सरफेस मिलाते जाएं तो इस तरीके से लाइट बेंट होके आएगा हमारे आँखों के पास, और हम यहाँ से अगर इसको देख रहे हैं तो लगेगा क्या कि ये जो लाइट है वो इधर कहीं इस पॉइंट से आ रहा होगा। तो अक्सर में लाइट हम लोग का इस डायरेक्शन से ऐसे बेंट होके हमारे आंखों तक पहुंचा और हमारे आंखों को क्या लगता है कि लाइट इस सरफेस से कहीं पर आया, तो हम क्या समझते हैं कि यहाँ जरूर ही कोई वाटर का सरफेस होगा जहाँ से लाइट चमक के हमारे आंखों में आ रहा है। तो यही है हमारा मिरेज, जिसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है नेचर में, और उससे हम लोगों को लगता है कि वहाँ पर कोई पानी का सोर्स है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ कुछ नहीं होता। यह है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कमाल। अब देखते हैं डायमंड हमारा इतना चमकदार क्यों होता है, तो इसको समझ चुके आगे बढ़ते हैं। दूसरा केस हम देखने वाले हैं डायमंड के बारे में। डायमंड हमारा चमकदार क्यों होता है, तो डायमंड को इस तरीके से कट किया जाता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से अधिक ही होता है। तो हम कोशिश करते हैं इसको बनाने का, ये हमारा हो जाएगा डायमंड। इस तरीके से हमारा डायमंड हो जाएगा। तो जैसे ही इसके ऊपर कोई लाइट इंसिडेंट करेंगे, जैसे कि हम इस पॉइंट पे करने वाले हैं, तो ये नॉर्मल खींचती है और लाइट इंसिडेंट होता है हमारा इस डायरेक्शन से।
जैसे ही लाइट इंसिडेंट हुआ ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और इधर क्या है, एयर है, और इसके अंदर में डायमंड है, मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई है। तो जब एयर डायमंड के अंदर घुसेगा तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंट होगा, क्योंकि ये रेरर मीडियम है और डायमंड हमारा डेंसर मीडियम। टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंट होके ये किधर आ जाएगा, इस डायरेक्शन में। अब यहाँ पर हम देखते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है। यहाँ पे हम देखते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा क्रिटिकल एंगल से अधिक होता है, क्योंकि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम चेक करें डायमंड का तो ये होता है 2.42। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चूँकि इसका बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसका जो क्रिटिकल एंगल है ये लगभग होता है 24.41 डिग्री के आसपास में। ये काफ़ी कम है इसका क्रिटिकल एंगल, और यहाँ इतना एंगल बन जाता है कि क्रिटिकल एंगल से अधिक हो जाता है। इस केस में क्या होगा, लाइट इस डायमंड से बाहर नहीं निकलेगा, बल्कि उसी में हमारा रिफ्लेक्ट हो जाएगा। एक बार रिफ्लेक्ट हुआ, फिर यहाँ इस केस में हम देखेंगे यहाँ भी नॉर्मल खींच के, तो यहाँ भी एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से अधिक, तो क्या होगा, लाइट फिर से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। फिर इस केस में देखें तो भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, इस केस में देखें तो भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा, इधर भी देखेंगे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और इधर भी रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन। तो इस तरीके से हुआ क्या, डायमंड के अंदर में लाइट एक तरीके से लॉक हो गया और हर एक डायरेक्शन में मूव करने लगा। एक इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, फिर इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, और लास्ट में तब जाके कहीं हमारा ये बाहर निकला। तो हुआ क्या, बार बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ डायमंड के अंदर, इनसाइड डायमंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है सो मेनी टाइम्स, काफ़ी बार हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, जिसकी वजह से हम लोगों को लगता क्या है, और एक्चुअल में डायमंड चमकदार होता है। क्यों, क्योंकि लाइट उसके अंदर में एक तरीके से लॉक हो गया, तो लाइट लॉक रहेगा, बाहर से देखेंगे ट्रांसपेरेंट मीडियम से तो ये चमकदार ही लगेगा। इसका जस्ट अपोजिट हम लोग बात करते हैं ग्लास का, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.52 इसके आसपास में होता है। वो अलग अलग ग्लास के कैटेगरी पर डिपेंड होता है। इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस देखें तो ये 47 डिग्री के आसपास में होता है, नहीं 42.41 है, 42.41 डिग्री है। इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 24.41, 25 डिग्री सेल्सियस से भी कम, 25 डिग्री से भी कम। और इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस देखें तो कितना है, लगभग 42-43 डिग्री। तो प्लास्टिक हमारा चमकदार नहीं होता है, कोई ग्लास, लेकिन डायमंड चमकदार होता है। क्यों, क्योंकि उसका क्रिटिकल एंगल काफ़ी कम है। अब हम चलते हैं प्रिज्म की ओर कि प्रिज्म लाइट को 90 डिग्री कैसे मोड़ता है, 180 डिग्री कैसे मोड़ता है, और इमेज को उल्टा कैसे दिखाता है। उससे पहले स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, फिर हम बढ़ेंगे आगे। ये डायमंड होता, यहाँ पे डायमंड। चल आगे बढ़ते हैं। अब हम देखने वाले हैं प्रिज्म के बारे में। तीसरा पॉइंट है प्रिज्म। अब प्रिज्म हम लोगों का इमेज को उल्टा भी कर सकता है। 3 केस इसके लिए बांटते हैं। ये हमारा हो जाएगा पहला केस 90 डिग्री बेंड करने के लिए, ये हो जाएगा हमारा 180 डिग्री बेंड करने के लिए, और तीसरा केस में हम देखेंगे इन्वर्जन ऑफ इमेज, मतलब कि इमेज का उल्टा बनना। देखते हैं कैसे। यहाँ पे अगर हम प्रिज्म को इस डायरेक्शन में रखें, ये वाला इस तरीके से प्रिज्म को रखें, जैसे कि होगा क्या, प्रिज्म का 2 सरफेस ऐसे है और ऐसे है, और इसके बाद तीसरा ऐसे। तो हमने रखा किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में रखा है, और इस सरफेस को इस तरीके से। तो अगर लाइट इंसिडेंट होता है इस डायरेक्शन में, लाइट आएगा इस डायरेक्शन में, तो इंसिडेंट रे भी यही है और नॉर्मल भी यही है, तो लाइट सीधा पार हो जाएगा यहाँ। ये लाइट इंसिडेंट होके अंदर आ गया प्रिज्म के अंदर। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस जानने के लिए नॉर्मल खींचेंगे,
ये हो जाएगा इस तरीके से। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पे हम लोग का एंगल ऑफ इंसिडेंस हाई हो जा रहा है, तो लाइट बाहर नहीं जाएगा बल्कि क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के द्वारा यहाँ आ जाएगा। और इस केस में देखते हैं ये नॉर्मल भी इसी में, इंसिडेंट भी इसी में, तो लाइट आ जाएगा इस डायरेक्शन। दूसरा लाइट को ट्रेवल करवाएंगे इस डायरेक्शन में आएगा, और वो भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बाद इस डायरेक्शन में। मतलब कि हुआ क्या, इंसिडेंट लाइट था ये और रिफ्लेक्टेड लाइट है ये, मतलब कि इमर्जेंट लाइट काफ़ी फेनोमेनन हुआ, यहाँ रिफ्लेक्शन हुआ टोटल इंटरनल, फिर ये बाहर निकला। तो एंगल हमारा कितना है, 90 डिग्री। एंगल 90 डिग्री है, हमने लाइट को 90 डिग्री मोड़ दिया। अब हम देखते हैं कि 180 डिग्री कैसे मोड़ेगा। तो इसके लिए प्रिज्म को रखना होगा इस डायरेक्शन में, ये सरफेस ऐसे हो जाएगा। और इसको समझते हैं कि ये किस तरीके से है, जैसे कि ये सरफेस ऐसा था तो हमने सरफेस को इस तरीके से रखा, ये वाला। अब देखते हैं कि इसमें होगा क्या। अगर लाइट को हम इंसिडेंट करेंगे इस डायरेक्शन में तो ये सीधा पार हो जाएगा। यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस जानने के लिए नॉर्मल खींचना होगा, देखते हैं क्रिटिकल एंगल से अधिक है तो क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फिर इस केस में देखते हैं तो यहाँ भी हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से अधिक है, तो लाइट हमारा आ जाएगा इस डायरेक्शन, यहाँ पे आया। अब लाइट यहाँ आने के बाद हम देखते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस भी यही और नॉर्मल भी है, तो लाइट आ जाएगा बाहर। लाइट ऐसे गया, रिफ्लेक्ट होके ऐसे आया, यहाँ पे देंगे लाइट ऐसे आएगा और रिफ्लेक्ट होके इस डायरेक्शन में। मतलब कि इंसिडेंट लाइट ये और रिफ्लेक्टेड लाइट हो जाएगा ये, दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री, 180 डिग्री हमारा लाइट मुड़ा। अब हम देखते हैं कि इमेज उल्टा कैसे बन जाएगा। तो इसके लिए हम प्रिज्म को बनाते हैं, ये हो जाएगा हमारा प्रिज्म। और अगर इसमें हम लाइट को देते हैं इस डायरेक्शन में, लाइट को हमने दिया इस डायरेक्शन में, नॉर्मल खींचते हैं, यहाँ पर नॉर्मल हो जाएगा। अब इसके बाद देखेंगे कि लाइट को इंसिडेंट किए, ये क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंट होगा ये, क्योंकि हमारा रेरल मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, तो सीधा ना जा करके ये क्या होगा, थोड़ा सा इस तरीके से बेंट हो जाएगा। और यहाँ क्या होगा, हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो आ जाएगा यहाँ। और सेम यहाँ जिस तरह का प्रोसेस हुआ यहाँ भी होगा सेम, लाइट इंसिडेंट हुआ यहाँ और बाहर निकला यहाँ। तो अगर हमने इस पॉइंट पर किसी ऑब्जेक्ट को रखा हुआ था ऐसे करके, तो ये इसका टेल वाला पॉइंट है, और इसके ऊपर का लाइट हम देखेंगे, इसको नीचे बनाते हैं, ये ज़्यादा फायदेमंद होगा। फिर भी देख लेते हैं क्या हो रहा है। ये लाइट को हमने ऐसे किया, ये ऊपर से पार हो जाएगा, हमको ऑब्जेक्ट नीचे रखना होगा, ऑब्जेक्ट को नीचे रखना होगा यहाँ पे, इसको हेड बना देते हैं, ये हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट, इसको मान लेते हैं ऑब्जेक्ट हो गया ये हमारा। अब दूसरा ये जो लाइट जाएगा इस डायरेक्शन में, सेम यही फेनोमेनन होगा, तो इस तरीके से यहाँ पे आएगा इस पॉइंट पर। अब इस पॉइंट में एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से अधिक, तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के द्वारा यहाँ, और जैसे यहाँ पे आएगा सेम ये जो फेनोमेनन यहाँ हुआ टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये हो जाएगा अवे फ्रॉम नॉर्मल। इसको समझते हैं कैसे, ये हमारा अगर इस डायरेक्शन में हम बनाएंगे नॉर्मल को और देखेंगे कि ये जो लाइट है रिफ्लेक्ट होके इस डायरेक्शन में निकल जाएगा। तो इसको समझते हैं बिल्कुल बारीकी से। देखिए ये हमारा टेल था, टेल वाला पॉइंट गया ऊपर, ऊपर हो गया, और ये जो हेड था, हेड वाला पॉइंट गया नीचे, मतलब कि ऐसे। तो यहाँ हम इमेज को बनाएं तो उल्टा हुआ, विदाउट चेंजिंग इन हाइट, इसमें हाइट चेंज नहीं होगा, इसमें थोड़ा सा डिफेक्ट दिख रहा है, इसको कंसिडर कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट था ए से, जैसे कि मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट था, इमेज क्या बना इस तरीके से, तो इन्वर्जन ऑफ इमेज भी हमारा कंप्लीट है। अब हम देखने वाले हैं ऑप्टिकल फाइबर क्या है। उससे पहले स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, हो गया। अब हम बढ़ते हैं आगे।
ऑप्टिकल फाइबर के बारे में लिखते हैं, फिर इसको समझेंगे। ऑप्टिकल फाइबर इज अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ट्रांसपेरेंट मटेरियल made up of ग्लास जैसे कि सिलिका और क्वार्ट्ज। ग्लास या क्वार्ट्ज का बना होता है, एक ट्रांसपेरेंट तार है, एक तरीके से हम बोल सकते हैं इसको वायर, which is slightly thicker than human hair, thicker than human hair। ये इसको कंपेयर करें हमारे बाल की थिकनेस से, एकदम पतला सा है, उससे जस्ट थोड़ा सा मोटा होता है हमारा ऑप्टिकल फाइबर। और इसमें इट कंसिस्ट्स ऑफ क्लैडिंग हैविंग लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसमें एक क्लेडिंग भी होता है, और वो क्या होता है, वो इस वायर से इसका थोड़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। और वो इसलिए, जैसे कि हम यहाँ समझते हैं, ये हमारा ऑप्टिकल फाइबर है, बिल्कुल इतना पतला सा होगा। समझने के लिए हम इमेज को बड़ा करेंगे, बनाते हैं एक ऑप्टिकल फाइबर। ये हमारा हो जाएगा ऑप्टिकल फाइबर, इस तरीके से है। इस वायर के ऊपर में एक परत चढ़ा हुआ रहता है, और उस परत का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा लो होता है। ये हमारा परत हो जाएगा, क्लैडिंग है ये, इसको हम बोलेंगे क्लैडिंग। और अंदर का वायर हो जाएगा, इस वायर को हम नाम देंगे कोर वायर या फिर ऑप्टिकल फाइबर। अब देखते हैं कि इसमें होता क्या है। हम यहाँ पे एक इंटरफेस लेंगे और लाइट को इंसिडेंट करके देखते हैं कि इसके साथ क्या होगा। नॉर्मल खींच लेते हैं, यहाँ पे हम देख लेते हैं लाइट को इंसिडेंट करेंगे इस डायरेक्शन में। अगर लाइट को हमने इंसिडेंट किया यहाँ पे, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जानने के लिए नॉर्मल खींचना होगा। ये हो जाएगा हमारा नॉर्मल। अब इधर बाहर में तो एयर है और ये हमारा वायर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 ये लो होगा, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 ये हाई होगा। अब यहाँ देखते हैं, ये बाहर में एयर है, एयर के रिस्पेक्ट में तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई है। तो होगा क्या, ये जब रेरर से डेंसर में जाएगा तो टुवर्ड्स दी नॉर्मल, मतलब कि ये थोड़ा सा नॉर्मल की ओर झुकेगा। लाइट को जाना चाहिए था इस डायरेक्शन में, थोड़ा सा बेंट होकर आ जाएगा इस डायरेक्शन, यहाँ पे आया। अब इस केस में देखते हैं क्या होता है। इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस चेक करते हैं, तो ये क्या होता है, क्रिटिकल एंगल से अधिक होता है। तो ये लाइट इस मीडियम से क्लैडिंग में ना जा करके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है इस केस में, यहाँ हो गया। फिर यहाँ पे चेक करें, यहाँ भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, फिर यहाँ भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, और आ जाएगा यहाँ पे। अब देखते हैं कि यहाँ से क्या होगा। तो फिर वही केस हमें खींचना होगा नॉर्मल खींच दिया हमने। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल आई, और ये है डेंसर मीडियम, बाहर है रेरर मीडियम। जब लाइट डेंसर से रेरर में जाती है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल ये और थोड़ा दूर हटेगा। तो हुआ क्या, लाइट को इंसिडेंट किया था हमने यहाँ पर, इनिशियल इंसिडेंट लाइट, और ये हो जाएगा हमारा फाइनल इमर्जेंट लाइट। तो जैसे ही एक बार लाइट इसमें इंटर हुआ, बार बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसको झेलना पड़ा, तब तक झेलना पड़ा जब तक कि एक पॉइंट से दूसरे से ये
बाहर ना निकल जाए। और यही इस्तेमाल होता है, इसका काफ़ी सारे यूज़ है हमारे डेली लाइफ में, जैसे कि टेलीविज़न में केबल वायर के रूप में, कंप्यूटर नेटवर्किंग में, तो उसके यूज़ को भी लिखेंगे। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है? अब क्लियर है तो हम आगे बढ़ेंगे, इसको फिगर बना सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। फिर हम बढ़ेंगे आगे, इसके यूज़ को देखेंगे। हो गया, बढ़ते हैं आगे। अब हम देखने वाले इसके यूजेस को। यूजेस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, यूजेस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर के इस्तेमाल को देखने वाले हैं। सबसे पहले हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कंप्यूटर नेटवर्किंग। नेटवर्क में ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसको आप सर्च करके देख सकते हैं कि इसका इंटरनेट में कितना ज़्यादा रोल है। केबल वायर में इस्तेमाल होता है इन टेलीविज़न। फिर हम देखेंगे इसका इस्तेमाल होता है लाइटिंग एंड डेकोरेशन में, डेकोरेशन में इसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल है। फिर हम देखेंगे ये मेडिकल के क्षेत्र में भी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है ऑप्टिकल फाइबर का। किसमें इस्तेमाल होता है? मेडिकल सर्जरी में एंड मेडिकल रिसर्च में भी इसका काफ़ी ज़्यादा रोल है। अगर इसका हम लोग यूज़ देखने जाए तो बहुत सारा यूज़ है, जितना देखिए उतना सारा यूज़ मिलेगा। बेसिक्स ये हमारे 4 इसके यूजेस हैं और एग्ज़ाम्स में इसको भी लिख सकते हैं। तो हमारा टॉपिक क्लियर है। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए। थैंक यू।